नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइंस विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं दैनिक जीवन में विज्ञान टॉपिक के अंतर्गत कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि आपके कांच यानी ग्लास के बारे में, कोल यानी कोयला के बारे में, और इसके बाद हम जानेंगे सीमेंट यानी सीमेंट क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, कांच क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से तत्वों को मिलाकर कांच का निर्माण किया जाता है, और कांच के कुछ प्रकार हैं जिनके उपयोग से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। कोयला यानी कि ये किस प्रकार का ईंधन है, कोयले कितने प्रकार के होते हैं, सफ़ेद रंग का कोयला हम किस कोयले को कहते हैं, इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और जहां से भी इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी पॉइंटों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का जो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो है आपका कांच यानी कि ग्लास। यानी ग्लास कहते किसे हैं? तो सबसे पहला पॉइंट आपके कांच है यानी ग्लास है। तो ग्लास के अंतर्गत जो आपका पहला पॉइंट बनता है वो ये है कि यह विभिन्न क्षारीय धातु एवं सिलिकेटों का अक्रिस्टलीय पारदर्शक और समांगी मिश्रण है। यानी कि जो कांच है वो विभिन्न क्षारीय धातु, यानी कि जो कांच है एक प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो क्षारीय धातु होते हैं और जो सिलिकेट होते हैं उनका जो अक्रिस्टलीय पारदर्शक है, यानी कि आपको पता है जो ग्लास होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शक होते हैं। तो यह विभिन्न क्षारीय धातु एवं सिलिकेटों का अक्रिस्टलीय पारदर्शक और उनका समांगी मिश्रण होता है, जिनको हम कांच कहते हैं। अब ये बनते किससे हैं? तो इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया गया है कि इसे रेत यानी कि बालू या फिर सिलिका, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को उचित मात्रा में मिलाकर बनाया जाता है। यानी कि मेन रूप से जो कांच का हम निर्माण करते हैं तो कांच को बनाया जाता है रेत, यानी कि जिसे हम बालू भी कहते हैं, तो बालू से, सिलिका से, सोडियम कार्बोनेट जिसका रासायनिक सूत्र होता है आपका Na2CO3, और कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैल्शियम कार्बोनेट जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, इन सभी को उचित मात्रा में मिलाकर, यानी कि इनको जब आप उचित मात्रा में मिलाते हैं तब जाके आपका कांच बनता है। तो इसीलिए बताया गया है कि यह रेत, बालू, सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को उचित मात्रा में मिलाकर बनाया जाता है। यानी कि जब आप इन सभी तत्वों को उचित मात्रा में मिलाते हैं तभी कांच का निर्माण होता है। उम्मीद करता हूं कि इन पॉइंटों के माध्यम से आप कांच को समझ पाए होंगे। आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनता है कि कांच किन तत्वों का मिश्रण होता है या किन तत्वों को मिलाकर बनाया जाता है। ऑप्शन हो सकता है रेत या बालू, सिलिका, सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट और उपयुक्त सभी। तो आपको ध्यान रखना है कि कांच का जब भी हम निर्माण करते हैं तो उसमें रेत, सिलिका, सोडियम कार्बोनेट और CaCO3 को उचित मात्रा में मिलाकर बनाया जाता है, और यह एक क्षारीय धातु एवं सिलिकेटों का अक्रिस्टलीय पारदर्शक और समांगी मिश्रण होता है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स की साधारण कांच। यानी कि साधारण कांच क्या होते हैं? तो देखिए, साधारण कांच जो है वो हम सोडा कांच या खिड़की कांच को कहते हैं। यानी कि जो सोडा कांच होते हैं या जो खिड़की में आप कांच लगाते हैं, जो आपके खिड़की में जो कांच होते हैं उस कांच को हम साधारण कांच भी कहते हैं। तो साधारण कांच यानी मृदु कांच जो है हम सोडा कांच और खिड़की कांच को कहते हैं। और इसका प्रयोग आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम, यानी कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग आपके मिस्र ने किया था। यानी कि मिस्र देश में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कांच की खोज किसने की थी, तो कांच की खोज मिस्र देश के द्वारा की गई थी। इसमें सर्वप्रथम इसका प्रयोग भी किया गया था, और इन्होंने रेत, सिलिका, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट को उचित मात्रा में मिलाकर कांच का निर्माण किया था। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और कांच को भी इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स, कुछ मुख्य कांच के प्रकार निम्न है। यानी कि कुछ मुख्य कांच के प्रकार दिए गए हैं जो कि आपके सामने निम्न है, और इन कांचों से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। तो इन मुख्य कांच के प्रकार को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और राइट साइड में इनके उपयोग दिए गए हैं जिनको भी आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनके उपयोग से रिलेटेड कांच पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है स्टूडेंट सोडा या मृदु कांच। यानी कि सोडा या मृदु कांच किसे कहते हैं और इसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? तो इसका यूज़ हम करते हैं खिड़की के शीशे में। यानी कि जो खिड़की के शीशे होते हैं उसमें आप जो कांच यूज़ करते हैं उस कांच का नाम होता है सोडा कांच, या फिर हम उसको मृदु कांच भी कहते हैं। या फिर जो बोतल होते हैं,
ट्यूबलाइट होते हैं। जो ट्यूबलाइट में आप कांच देखते हैं वो सोडा कांच होता है, जिसका अन्य नाम मृदु कांच भी है। इसी तरीके से जो साधारण बर्तन होते हैं, अगर कांच के साधारण बर्तन आप देखते हैं या आपके घर में है, तो वो जो कांच है वो आपके सोडा या मृदु कांच के अंतर्गत आते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो सोडा कांच या मृदु कांच का प्रयोग है हम खिड़की के शीशे में करते हैं, बोतल आदि बनाने में करते हैं, ट्यूबलाइट में हम करते हैं, और साधारण जो बर्तन होते हैं घरों में, उन बर्तनों में सोडा या मृदु कांच होता है, या उनको सोडा या मृदु कांच कहते हैं। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स पोटाश या कठोर कांच। तो देखिए, पोटाश या कठोर कांच जो है वो दूसरे टाइप के कांच है जिनका यूज हम करते हैं बीकर या फिर परख नली या उच्च प्रतिरोधी उपकरण बनाने में। यानी कि जो बीकर होते हैं, थोड़ा सा टाइपिंग एरर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हो जाएगा बीकर, तो बीकर आ की मात्रा नहीं है, बीकर। परख नली बनाने में हम पोटाश कांच या कठोर कांच का प्रयोग करते हैं। उच्च प्रतिरोधी उपकरण बनाने में, उच्च प्रतिरोधी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि अगर आप कांच को हीट करते हैं तो वो बहुत जल्दी टूटते नहीं, यानी तिड़कते नहीं हैं। जैसे कि आप लैब वगैरह में देखते हैं कुछ कांच होते हैं जिनको नीचे से हीट किया जाता है, तो वो साधारण या मृदु कांच नहीं होते हैं, क्योंकि वो कठोर कांच होते हैं। और अगर आप कठोर कांच को गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो वो तिड़कते नहीं है, क्योंकि उसमें उच्च प्रतिरोध क्षमता है कि उसको रोक सके। तो इस प्रकार के जो कांच होते हैं जिनको हम पोटाश कांच या फिर कठोर कांच कहते हैं, इसका यूज हम बीकर बनाने में करते हैं, परख नली बनाने में करते हैं, या जो उच्च प्रतिरोधी उपकरण होते हैं इनके निर्माण में हम पोटाश या कठोर कांच का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। और सोडा और मृदु कांच का यूज हम कहाँ करते हैं, या ये हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, और पोटाश और कठोर कांच का यूज हम कहाँ करते हैं, हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, इसका उपयोग हम किस क्षेत्र में करते हैं, उन सभी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स, तीसरे नंबर पर है फोटोक्रोमेटिक कांच। यानी फोटोक्रोमेटिक कांच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं कि फोटोक्रोमेटिक कांच का यूज़ हम कहाँ करते हैं, या धूप के चश्मे बनाने। तो देखिए, फोटोक्रोमेटिक कांच का यूज़ हम करते हैं धूप के चश्मे बनाने में। यानी कि जिन चश्मों को आप धूप से बचने के लिए पहनते हैं, तो उन चश्मों में जो कांच उपस्थित होता है उस कांच को हम कहते हैं फोटोक्रोमेटिक कांच। तो यहाँ से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं कि धूप के चश्मे बनाने के लिए कौन से कांच का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में आपको फोटोक्रोमेटिक कांच देखने को मिल सकता है। अगर आपको देखने को मिलता है तो आपको फोटोक्रोमेटिक कांच के साथ ही जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स, पायरेक्स या फिर बोरोसिलिकेट कांच। यानी कि पायरेक्स कांच या फिर बोरोसिलिकेट कांच क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो पायरेक्स या बोरोसिलिकेट कांच का यूज हम करते हैं प्रयोगशाला में उपकरण बनाने में। यानी जब कभी आप प्रयोगशाला में यानी लैब में जाते हैं, चाहे आप 9th 10th 11th 12th में या फिर ग्रेजुएशन में कभी भी अगर आप लैब में गए हैं, प्रयोगशाला में गए हैं और आपने वहाँ पर उपकरणों का यूज़ किया होगा, तो वो जो उपकरण कांच के बने हुए होते हैं तो उसमें पायरेक्स या बोरोसिलिकेट कांच होते हैं। यानी प्रयोगशाला में जो उपकरण बनाए जाते हैं वो आपके पायरेक्स और बोरोसिलिकेट कांच के बनाए जाते हैं। इसलिए आपको बताना है कि पायरेक्स या बोरोसिलिकेट कांच का जो यूज हम करते हैं वो प्रयोगशाला में उपकरण बनाने में करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट कांच है आपके क्रूक्स कांच। यानी क्रूक्स कांच का यूज हम कहां पर करते हैं, तो इसका यूज हम करते हैं नेत्र में विभिन्न दोषों लेंस बनाने में। यानी कि नेत्र में विभिन्न दोषों से युक्त जो आपके लेंस बने हुए होते हैं, या जो आपके नेत्र में, जैसे कि आपको पता है कि हम चश्मे का यूज़ करते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो चश्मे के बिना देख नहीं पाते। यानी कि किसी को निकट दृष्टि दोष होता है, किसी को दूर दृष्टि दोष होता है। तो इस तरीके से जिनको निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोनों ही दोष होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो उनके जो चश्मे, जो लेंस जो होते हैं, जो वो कांच बना हुआ होता है, वो क्रूक्स कांच होता है। यानी धूप के चश्मे में जो कांच प्रयोग किया जाता है वो होता है आपका फोटोक्रोमेटिक कांच। और यदि आपको नेत्रों में विभिन्न दोषों से युक्त आप लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो कांच यूज करते हैं आप, वो क्रूक्स कांच का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी इजीली क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट जो टाइप है आपका स्टूडेंट 6 टाइप, वो है क्वार्ट्ज या सिलिका कांच। यानी क्वार्ट्ज या सिलिका कांच का यूज हम कहाँ करते हैं, तो पराबैंगनी लेंस बनाने में। यानी कि अगर आप पराबैंगनी किरणों से बचने के लिए आप पराबैंगनी लेंस बनाना चाहते हैं, यानी पराबैंगनी लेंस में जो कांच लगाते हैं, तो उस कांच को हम कहते हैं क्वार्ट्ज या सिलिका कांच। तो ध्यान रखना है आपको, पराबैंगनी
पराबैंगनी लेंस बनाने के लिए हम जिस कांच का प्रयोग करते हैं उस कांच का नाम होता है क्वार्ट्ज कांच या फिर सिलिका कांच। इसी तरीके से लास्ट पॉइंट आपके कांच के प्रकार में बनता है स्टूडेंट, जिसे हम कहते हैं फ्लिंट कांच। तो फ्लिंट कांच का यूज हम कहाँ पर करते हैं, तो प्रकाशीय उपकरण बनाने में इस कांच का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए आप प्रकाशीय उपकरण, जैसे आप दूरबीन का यूज करते हैं, यानी कि बहुत दूर की चीजों को यदि आप देखना चाहते हैं तो आप दूरबीन का यूज करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके प्रकाशीय उपकरण होते हैं। तो प्रकाशीय उपकरण में जो कांच लगे हुए होते हैं उसे फ्लिंट कांच कहते हैं। तो आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि प्रकाशीय उपकरण बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है फ्लिंट कांच का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए पराबैंगनी लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग करते हैं, तो आपको बताना है क्वार्ट्ज कांच या फिर सिलिका कांच का प्रयोग करते हैं। या फिर नॉर्मल जो विभिन्न नेत्र संबंधी जो दोष होते हैं उनसे युक्त जो चश्मे बनाए जाते हैं उसमें किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है क्रूक्स कांच। यानी कि नेत्र संबंधी दोषों से युक्त चश्मे बनाने के लिए जो कांच का प्रयोग हम करते हैं उसे क्रूक्स कांच कहते हैं। और प्रयोगशाला में उपकरण के रूप में जिस कांच का हम प्रयोग करते हैं उसे हम पायरेक्स या फिर बोरोसिलिकेट कांच कहते हैं। और धूप के चश्मे बनाने के लिए जिस कांच का हम प्रयोग करते हैं उसे फोटोक्रोमैटिक कांच कहते हैं। अगर आप बीकर या परख नली या फिर उच्च प्रतिरोधी उपकरण बनाते हैं तो उसमें पोटाश या कठोर कांच का प्रयोग करते हैं। और यदि आप नॉर्मल खिड़की के शीशे या फिर बोतल, ट्यूबलाइट, साधारण बर्तन यदि आप घर में बनाते हैं या आपके घरों में होते हैं तो उसमें जो कांच प्रयोग किया जाता है उसे हम सोडा या मृदु कांच कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये सभी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलते हैं कि धूप के चश्मे बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है या प्रकाशीय उपकरण बनाने में जो कांच प्रयोग किया जाता है उस कांच का नाम क्या है, तो आपको बताना है। किसी भी तरीके से आपसे प्रश्न पूछे आपको उन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक पहुंचना है। तो यदि आप उन तक पहुंचना चाहते हैं तो जो मैंने अभी तक आपको कांच के बारे में बताए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप इनको ध्यान रखते हैं और रिवाइज करते हैं और चीज़ों को रिलेट करके पढ़ते हैं तो आप ईजिली प्रश्न के राइट ऑप्शन तक पहुँच पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और अभी तक जो मैंने कांच के बारे में आपको बताया है और कांच के प्रकार और उनके उपयोगों के बारे में जो बताया है वो सभी पॉइंट आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कोयला, यानी कि कोयला जिसे हम अंग्रेजी में कोल भी कहते हैं। तो कोयला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे हम ईंधन के रूप में जानते हैं और ईंधन का प्रयोग भी हम कहीं ना कहीं अपने दैनिक जीवन में डेली करते ही हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोयले से रिलेटेड भी आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। तो कोयले से रिलेटेड जो पहला पॉइंट आपका है स्टूडेंट्स वो ये कहता है कि कोयला औद्योगिक क्रांति का इंजन माना जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर ध्यान रखेंगे। कोयला औद्योगिक क्रांति का इंजन माना जाता है, यानी कि कोयला को औद्योगिक क्रांति का इंजन माना जाता है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि यह एक जीवाश्म ईंधन है, यानी कि जीवाश्म ईंधन कोयले को हम मानते हैं। जीवाश्म का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि कोयले की जो खदानें होती हैं ये बहुत साल पहले, मतलब जो प्रकृति में जो भी आपके पेड़ पौधे और जो भी वनस्पतियां हैं ये बहुत लंबे समय तक जब मिट्टी के नीचे, सॉइल के नीचे दब जाते हैं और फिर उसमें से रिलेटेड बहुत सारे गैस का निर्माण होता है और इससे जो अवशेष के रूप में हमें प्राप्त होता है वो कोयला प्राप्त होता है। तो इसीलिए बताया जाता है कि कोयला जो है वो एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है, यानी कि इसमें ईंधन के रूप में जो भी हम पेट्रोल, डीजल या फिर कोयला, तारकोल का हम यूज़ करते हैं या ये जो हमें प्राप्त होते हैं ये कहीं ना कहीं मिट्टी के नीचे दबे हुए जो आपके जीवाश्म होते हैं उन्हीं से बनते हैं। और इसकी खोज करने के बाद यदि आपको ये दिख जाए या आपको मिल जाए, प्राप्त हो जाए, तो आप उसका यूज़ ईंधन के रूप में करते हैं। इसलिए इसको बताया जाता है कि यह एक जीवाश्म ईंधन है जो आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले कहीं ना कहीं जीव के अंग थे, यानी कि चाहे वो पेड़ पौधे हो, किसी भी तरीके से जो सजीव निर्जीव हर तरीके के जो पदार्थ जब मिट्टी के नीचे दब जाते हैं तो उससे एक गैस का निर्माण होता है, अलग अलग तरीके के बायोडीजल उसमें से प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए बताया जाता है कि जो मिट्टी के नीचे से आपको जिसकी खदानें मिलती हैं उनको हम जीवाश्म कहते हैं और उनमें जो ईंधन के रूप में हम जिनका प्रयोग करते हैं उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो इसलिए कोयला जो है वो एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन माना जाता है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है कि कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। देखिए जो कोयला है वो कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि कोयला कार्बन की मात्रा के आधार पर
फोर टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है आपका एंथ्रासाइट कोयला, यानी कि नंबर फर्स्ट आपका एंथ्रासाइट कोयला है। नंबर सेकंड है आपका विटुमिनस कोयला, यानी दूसरे तरीके के जो कोयले हैं वो आपके विटुमिनस है। और तीसरा जो कोयले का टाइप है वो है आपका लिग्नाइट कोयला। और चौथा जो टाइप है आपका वो है स्टूडेंट्स आपका पिट कोयला। तो मेनली अगर आप देखें तो कोयला जो है वो कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, और जो वो 4 प्रकार है उसमें सबसे पहले आता है आपका एंथ्रासाइट कोयला, उसके बाद आता है आपका विटुमिनस कोयला, उसके बाद आता है आपका लिग्नाइट कोयला, और चौथे नंबर पर आता है पिट कोयला। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोयला को औद्योगिक क्रांति का इंजन माना जाता है, यह एक जीवाश्म ईंधन है, और कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार के होते हैं। अब इन चारों प्रकारों को आपको ध्यान रखना है कि जो 4 प्रकार है उसमें एंथ्रासाइट, विटुमिनस, लिग्नाइट और पिट कोयले हैं। यहाँ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कोयला को किस प्रकार का ईंधन माना जाता है। ऑप्शन में आपको जीवाश्म ईंधन देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको कहीं पर जीवाश्म ईंधन इस तरीके के प्रश्न में देखने को मिलेंगे तो वो उस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कोयले के प्रकार नहीं है, और इन चारों में मान लीजिए एंथ्रासाइट कोयला भी ऑप्शन में है, विटुमिनस कोयला भी है, लिग्नाइट कोयला भी है और मैग्नेटाइट कोयला भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि चौथा टाइप होता है पिट कोयला, लेकिन इसमें जो मैग्नेटाइट कोयला है वो कोई कोयला का टाइप नहीं होता है। तो इसका मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट कोयला। तो इस तरीके से भी आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनाए जाते हैं। तो आपको हर तरीके से ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ आप पढ़ेंगे तो उसको रिलेट करके डिटेल में आपको पढ़ना है, ताकि आपसे कोई भी प्रश्न पूछे जाए तो आप इजीली उन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोयला को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं कि कोयला से रिलेटेड और कहां से प्रश्न आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो हमने एंथ्रासाइट कोयला के टाइप को पढ़ा है तो इसको भी जानते हैं सबसे पहले कि एंथ्रासाइट कोयला के टाइप से कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो एंथ्रासाइट कोयला के अंतर्गत जो पहला पॉइंट आपका बनता है कि यह सफ़ेद रंग का कोयला है, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि एंथ्रासाइट कोयला किस कलर का होता है। तो आपको बताना है कि ये वाइट कलर का होता है, यानी कि सफ़ेद रंग का कोयला है जो जलाने पर धुआं उत्पन्न नहीं करता। यानी कि अगर हम एंथ्रासाइट कोयला जो सफ़ेद कलर का होता है यदि हम इसको जलाते हैं तो धुआं उत्पन्न नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि इसमें 95% कार्बन उपस्थित होता है, यानी कि इसमें 95% कार्बन उपस्थित होता है। तो इसलिए ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला माना जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि कोयला जो हम पढ़ते हैं वो कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार के पढ़ते हैं। उसमें सबसे टॉप नंबर पर जो आता है आपका वो एंथ्रासाइट कोयला होता है, क्योंकि इसमें 95% कार्बन उपस्थित होते हैं और ये ऐसा कोयला होता है जिसको जलाने पर धुआं उत्पन्न नहीं होता है। तो इसलिए इसको बेस्ट क्वालिटी का कोयला भी माना जाता है। और ये मेन बात ये है कि ये सफ़ेद कलर के होते हैं, यानी वाइट कलर के होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि यह भारत में केवल जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है, यानी कि भारत में 1-2 जगह पर ही इसकी खदानें मिली हैं, जैसे कि आपके जम्मू कश्मीर के हिस्से में एंथ्रासाइट कोयला देखने को मिलते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा 95% है और ये सफ़ेद कलर का कोयला होता है, जलने पर बिल्कुल भी धुआं उत्पन्न नहीं करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और एंथ्रासाइट कोयले को भी इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स विटुमिनस कोयला, यानी कि जो कोयले का दूसरा टाइप है वो है आपका विटुमिनस कोयला। तो विटुमिनस कोयला क्या है, तो इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट आपका बनता है वो ये है कि यह काले रंग का कोयला होता है, यानी कि विटुमिनस जो कोयला है वो ब्लैक कलर का होता है, यानी काले रंग का होता है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि इसे मुलायम कोयला भी कहते हैं, यानी कि ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से मुलायम कोयला है, और ऑप्शन में एंथ्रासाइट भी होगा, विटुमिनस भी होगा, लिग्नाइट भी होगा और पिट कोयला। तो आपको ध्यान रखना है कि जो काले कलर का होता है विटुमिनस कोयला वो मुलायम कोयला भी कहते हैं उसको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो इसलिए इसको मुलायम कोयला भी कहते हैं। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि इसके 70 से 85% कार्बन उपस्थित होता है, यानी कि इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर स्टूडेंट्स, इसमें 70 to 85% कार्बन उपस्थित होते हैं। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जो विटुमिनस कोयला है उसमें 70 से 85% कार्बन उपस्थित होता है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट कि इसका उपयोग उद्योगों में किया जाता है, यानी कि जो आपका विटुमिनस कोयला है इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो इसका उपयोग हम उद्योगों में करते हैं, यानी कि ज़्यादातर जो उद्योग होते हैं उसमें जिस कोयला का यूज़ किया जाता है वो आपके विटुमिनस कोयला का यूज़ किया
जाता है क्योंकि एंथ्रासाइट कोयला की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है। एंथ्रासाइट कोयला की मात्रा कम होने की वजह से इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा महंगा है और मेन बात है ये आपको बहुत कम ही दिखाई देते हैं। तो इसलिए जो उद्योग होते हैं, बड़े बड़े उद्योगों में हम बिटुमिनस कोयला का प्रयोग करते हैं जो काले रंग का होता है और वो मुलायम भी होता है, यानी कि इसमें 70 to 80% कार्बन उपस्थित होते हैं। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट जो आपका बनता है स्टूडेंट्स वो ये है कि भारत में दामोदर घाटी में अत्यधिक मात्रा में मिलता है, यानी कि जो ये आपका बिटुमिनस कोयला है ये आपके भारत में दामोदर घाटी के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उसमें अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, बिटुमिनस कोयला से रिलेटेड यह काले रंग का कोयला है, इसे मुलायम कोयला भी कहते हैं। इसमें 70 से 85% कार्बन इसमें उपस्थित होता है। इसका उपयोग हम उद्योगों में करते हैं और ये भारत के दामोदर घाटी के क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि बिटुमिनस कोयला से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं, जहां से प्रश्न उठाए जाते हैं, उन सभी पॉइंटों को आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट जो आपके कोयला का टाइप है स्टूडेंट्स वो है आपका तीसरा टाइप, जिसे हम कहते हैं लिग्नाइट कोयला, यानी लिग्नाइट कोयला किसे कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट आपका बनता है वो ये है कि यह काले या भूरे रंग का होता है, यानी कि ये या तो ब्लैक कलर का होगा या फिर आपके ब्राउन कलर का हो जाएगा, यानी कि ये ब्लैक या फिर ब्राउन दोनों ही कलर में आपको देखने को मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं लिग्नाइट कोयला। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि इसमें 65 से 70% कार्बन उपस्थित होता है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा बताइए तो आपको बताना है 65 से 70% इसमें कार्बन उपस्थित होते हैं। यानी एंथ्रासाइट कोयला में 95%, उसके बाद बिटुमिनस कोयले में 70 से 85% और लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा और थोड़े से कम 65 से 70% इसमें उपस्थित होते हैं। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है कि इसका उपयोग उद्योगों में किया जाता है, यानी कि इसका भी उपयोग आपके उद्योगों में करते हैं, यानी कि आपके बिटुमिनस कोयला और लिग्नाइट कोयले का यूज जो है ज़्यादातर उद्योगों में किया जाता है। इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स वो ये है कि भारत के दक्षिणी भाग में इसकी खदानें सर्वाधिक है, कृष्णा और गोदावरी के आसपास, यानी कि भारत के जो दक्षिणी भाग है, यानी कि जो साउथ साइड है, साउथ भाग में इसकी खदानें, यानी कि इसकी खदानें जो है सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है, यानी कि भारत के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, दक्षिणी भाग है, इसमें जो कोयला ज़्यादातर मात्रा में आपको देखने को मिलते हैं वो आपके लिग्नाइट कोयला है। जैसे कि आपकी कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं जो दक्षिण भाग में पड़ते हैं, यानी कि भारत में अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो बिल्कुल नीचे की तरफ जो साउथ साइड होता है उसमें कृष्णा और गोदावरी नदी के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उसमें जो कोयले के खदानें आपको देखने को मिलते हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा में आपको लिग्नाइट कोयला की खदानें देखने को मिलते हैं। और लिग्नाइट कोयले का उपयोग हम उद्योगों में करते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा 65 से 70% होती है और ये काले या फिर भूरे रंग के होते हैं। तो ध्यान रखना है, लिग्नाइट कोयले से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं उन सभी पॉइंट को हमने कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आप लिग्नाइट कोयले को भी इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स पिट कोयला, यानी पिट कोयला जो आपका चौथा टाइप है कोयले का वो है आपका पिट कोयला। तो पिट कोयला किसे कहते हैं, तो इसके अंतर्गत जो आपका पहला पॉइंट बनता है कि सबसे खराब प्रकृति का कोयला है, यानी कि सबसे बेकार, जो आप कह सकते हैं सबसे थर्ड क्लास क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है आपका पिट कोयला, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है। इसमें 50 से 60% कार्बन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसको सबसे खराब प्रकृति का कोयला मानते हैं जो है आपका पिट कोयला। और इसका उपयोग कहां पर करते हैं, तो इसका उपयोग भट्टों में किया जाता है, यानी कि जो ईंट के भट्टे होते हैं इसका उपयोग भट्टों में किया जाता है, यानी कि जैसे कि आपके ईंट के भट्टे होते हैं या फिर छोटे मोटे जो फैक्ट्रियां होती हैं तो उसमें जिस कोयले का यूज हम करते हैं उसको हम कहते हैं पिट कोयला। और ये सबसे खराब प्रकृति का कोयला माना जाता है, यानी कि सबसे बेकार कोयला माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें 50 से 60% कार्बन उपस्थित होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोयला जो है एक जीवाश्म ईंधन है और इसमें कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार के कोयला आपके पाए जाते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट कोयला, क्योंकि इसमें 95% कार्बन उपस्थित होता है। दूसरा होता है बिटुमिनस कोयला, जिसमें आपके 70 से लेकर 85% कार्बन उपस्थित होते हैं। तीसरा होता है आपका लिग्नाइट कोयला, जिसमें 65 से 70% कार्बन उपस्थित होते हैं। और चौथा होता है आपका पिट कोयला, जिसमें 50 से 60%
कार्बन उपस्थित होते हैं। तो इसलिए इसका यूज़ जो है ज़्यादातर छोटे मोटे जो फैक्ट्रियां हैं या फिर ईंट भट्टे हैं उनमें इस कोयले का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि कोयला से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं उन सभी पॉइंटों को हमने कवर करने की कोशिश की है और उन सभी पॉइंट को आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट सीमेंट यानी सीमेंट क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है और इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया गया था। इनसे रिलेटेड आपके प्रश्न बन सकते हैं। और सीमेंट के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सीमेंट के रासायनिक नाम के बारे में कि सीमेंट का रासायनिक नाम क्या होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए सीमेंट का रासायनिक नाम बताइए तो आपको बताना है कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। यानी कि सीमेंट को हम कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि सीमेंट में कैल्शियम भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है और सिलिकेट भी उपस्थित होते हैं। तो इसलिए इसका रासायनिक नाम बनता है आपका कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स वो ये है कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1824 में जोसेफ एस्पीडन के द्वारा किया गया। यानी कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग, तो इसका सर्वप्रथम यूज़ किसने किया तो 1824 में आपके जोसेफ एस्पीडन साहब है, इनके द्वारा सीमेंट का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। और सीमेंट का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपके कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। इसके अंतर्गत जो इसके मुख्य घटक होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें मुख्य घटक क्या होते हैं तो सीमेंट के जो मुख्य घटक होते हैं उसमें सबसे पहले आता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaO। यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड सीमेंट के मुख्य घटक होते हैं। इसके अंतर्गत जो दूसरे नंबर पर आपके घटक होते हैं वो होते हैं आपकी चिकनी मिट्टी या फिर सिलिका, जिसे हम कहते हैं SiO2। यानी SiO2 सिलिका का फॉर्मूला है। सिलिका जिसे हम चिकनी मिट्टी भी कहते हैं, तो ये भी आपके सीमेंट निर्माण में बहुत ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि इन मुख्य घटकों के द्वारा ही सीमेंट का निर्माण किया जाता है। और इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट पॉइंट आपका है स्टूडेंट्स इसके मुख्य घटक के अंतर्गत वो है आपका जिप्सम, जिसे हम कहते हैं CaSO4 इंटू में 2 वाटर। यानी CaSO4 इंटू में ट्वाइस वाटर, ये केमिकल फॉर्मूला है आपके जिप्सम का। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला बताइए। CaSO4 इंटू में ट्वाइस वाटर, और जो ये CaSO4 इंटू में ट्वाइस वाटर होता है स्टूडेंट्स जिप्सम जिसे हम कहते हैं। यानी कि जब आप घरों में जो देखते हैं POP, तो ये जो POP होता है इसका फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CaSO4 इंटू में हाफ वाटर। तो CaSO4 इंटू में हाफ वाटर जिसको हम POP कहते हैं। और यदि आप POP के पास वाटर लेकर जाते हैं यानी कि H2O इसमें मिक्स करते हैं, अगर आपके घर में POP का कट्टा रखा हुआ है और उसके साइड में यदि उसको किसी भी तरीके से नमी मिल जाए यानी पानी मिल जाए तो वो तुरंत जम जाता है। 5 से 7 मिनट के अंदर पूरा का पूरा कट्टा जम जाएगा अगर उससे पानी मिल जाए थोड़ा बहुत। और जब वो जम जाएगा तो जमने के बाद जो बनेगा उसको हम कहते हैं जिप्सम, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू में ट्वाइस वाटर। स्टूडेंट्स ये POP का यूज़ हम तब करते हैं अगर किसी के बोन वगैरह फ्रैक्चर हो जाते हैं यानी कि हड्डियां टूट जाती है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप प्लास्टर करा के आते हैं। वो जो प्लास्टर होता है वो POP होता है, यानी कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू में हाफ वाटर, यानी आधा वाटर है 1/2 वाटर। ठीक, तो ये POP का केमिकल फॉर्मूला होता है। और इसका यूज़ हम जैसे घरों में जो हम छत पर जो हम POP करवाते हैं तो वो यही POP होते हैं। और इसका यूज़ डॉक्टर जब बोन फ्रैक्चर हो जाता है यानी कि हड्डियाँ टूट जाती है तो प्लास्टर के फॉर्म में भी इसी POP का प्रयोग करते हैं। और इस POP का फॉर्मूला आपसे बहुत पूछा जाता है कि POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला बताइए। तो CaSO4 इंटू में हाफ वाटर 1/2 वाटर। और यदि इसको आप H2O के साथ मिलाते हैं यानी कि अगर आपके घर पर कभी भी POP करवाया गया होगा तो जो POP करने वाले जो कर्मचारी रहे होंगे, जो मजदूर रहे होंगे, उन्होंने CaSO4 इंटू में हाफ वाटर में पानी मिलाया होगा और उसे ठोस बनाया होगा और उसके बाद उन्होंने उसको आपके छत पर चिपकाया होगा। तो वो जो छत पर चिपकने के बाद जो बना है वो आपका जिप्सम बन चुका है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू में 2 वाटर। तो ध्यान रखना है आपको, सीमेंट के निर्माण में जो मुख्य घटक होते हैं उसमें आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO होता है, चिकनी मिट्टी यानी सिलिका जिसे हम SiO2 कहते हैं ये भी उपस्थित होते हैं, और तीसरा जो घटक होता है इसका जिप्सम होता है CaSO4 इंटू में ट्वाइस वाटर। तो इन सभी घटकों को आपको ध्यान रखना है। सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से सीमेंट के घटक नहीं हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑप्शन में कैल्शियम ऑक्साइड भी है, चिकनी मिट्टी भी है और जिप्सम भी है, तो चौथा ऑप्शन जो होगा वही सीमेंट
का घटक नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों ही घटक सीमेंट में उपस्थित होते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। सीधा सीधा CaSO4 इंटू में ट्वाइस वाटर किसका केमिकल फॉर्मूला ये भी पूछा जा सकता है, या POP का केमिकल फॉर्मूला क्या है ये भी पूछा जा सकता है, या सीमेंट का रासायनिक नाम क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इन सभी पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। सीमेंट से रिलेटेड यदि प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को भी इजीली क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि सीमेंट में जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO है, इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि इसमें 50 से 60% जो सीमेंट में उपस्थित होता है वो आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो तत्व उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं सिलिका SiO2, जिसकी मात्रा 20 से 25% होती है। तीसरे नंबर पर जो आपका जिप्सम होता है, इसमें आपके एल्यूमिनिया भी उपस्थित होते हैं, यानी Al2O3, जिसकी मात्रा 5 से 10%। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, इसकी मात्रा 2 से 3%, और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, इसकी मात्रा 1 से 2%। तो ध्यान रखना है कि सीमेंट में सर्वाधिक मात्रा जो है वो 50 से 60% कैल्शियम ऑक्साइड का होता है, उसके बाद 20 से 25% सिलिका होते हैं, और उसके बाद 5 से 10% तीसरे नंबर पर जो तत्व होता है वो होता है आपका एल्यूमिना। मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 से 3% और फेरिक ऑक्साइड 1 से 2% होते हैं। इन तत्वों की सहायता से सीमेंट का निर्माण किया जाता है। अगर आपसे मुख्य घटक पूछे तो आपको बताना है कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका और जिप्सम। और अगर आपसे सर्वाधिक मात्रा में तत्व की बात पूछे तो आपको बताना है सीमेंट में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड उपस्थित होता है, जिसकी मात्रा 50 से 60%। ये भी पूछा जा सकता है कि सीमेंट में सिलिका कितने प्रतिशत होते हैं, तो 20 से 25% उसमें सिलिका उपस्थित होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, चाहे वो कांच से रिलेटेड हो या फिर कोयला से रिलेटेड हो या फिर सीमेंट से रिलेटेड हो, उन सभी पॉइंट को आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। जो भी प्रश्न आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड आपके सुपर टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं, उन सभी पॉइंटों को हमने कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि सभी पॉइंट आपको इजीली क्लियर हो पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।